वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर और बीए पार्ट 3 भी बोल सकते हैं और बीए तृतीय वर्ष भी आप कह सकते हैं। तो बीए थर्ड ईयर वालों के लिए, बीए पार्ट 3 वालों के लिए या फिर बीए तृतीय वर्ष वालों के लिए 2022 के अकॉर्डिंग, मतलब 2022 में जैसे प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे उसका एक प्रकार से पैटर्न क्या होगा, और पैटर्न के साथ ही साथ एक मसौदा, एक प्रारूप आपके सामने रखा जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले पेपर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप सभी लोगों ने देखा होगा। और इसी प्रकार से इस वीडियो पर अपना प्यार दुलार बनाएं और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीति शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र जब भी आप पढ़ते हैं बीए थर्ड ईयर में, तो आपको जो है 3 पेपर पढ़ने होते हैं। मतलब कि पहले शिक्षा नीति के अनुसार 3 पेपर, और नई शिक्षा नीति का अभी जो है एक प्रकार से असर बीए सेकंड ईयर एंड बीए थर्ड ईयर पर नहीं होगा। तो जो बीए सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर के छात्र छात्राएं हमारे हैं, भाई बंधु हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि वो जो पुरानी वीडियोस मेरी पहले से ऑलरेडी जो है अवेलेबल हैं, उनको देख करके, जैसे 2021 का मॉडल पेपर है, उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो उसको भी आप लोग देखें, और साथ ही साथ और भी तमाम सारे वीडियो हैं, उनसे आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो उन सभी वीडियोज़ को आप अवश्य देखें। ओके, तो उससे लाभ मिलेगा आपको। साथ ही साथ उसमें जानकारी जो दी गई है वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और जो फर्स्ट ईयर मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी नया एडमिशन लिया, उन पर नई शिक्षा नीति लागू होगी। ठीक है, तो अभी आपका जो पैटर्न था वही पैटर्न रहेगा जिस भी विश्वविद्यालय का जैसा पैटर्न था। और उसके बाद में जो कॉमन सिलेबस आया है उसको तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर का अपलोड ही करवा रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए आप लोग जो है इसको देखें। तो राजनीति शास्त्र पेपर 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आपको बता दूं, न्यू मॉडल पेपर होगा एक प्रकार से 2022 के अकॉर्डिंग पेपर 2 का। पेपर 1 इससे पहले हो चुका है। इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि पिछले पेपर्स में पूछे गए प्रश्न है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये सारे के सारे जो है मसौदा एक प्रकार से आपके सामने तैयार किया गया है। पेपर 2 का नाम की बात की जाए तो पेपर 2 का आपके नाम क्या है? इंडियन पॉलिटिकल थाट, मतलब जो भारतीय राजनीतिक विचार रहे हैं उन राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ना, और विचारकों के बारे में भी पढ़ना, क्योंकि विचारक ही विचार देंगे। ठीक, विचार माने होता दर्शन, तो भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में हमको यहाँ पर देखना है। ठीक, चाहिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, पेपर जब भी आप देने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से पेपर में लिखा रहेगा, द्वितीय प्रश्न पत्र वगैरह लिखा रहेगा, और साथ ही साथ आपको जो है वहाँ पर क्या मिलेगा? भारतीय राजनीतिक विचारक लिखा हुआ है। नोट सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे। सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं। खंड आ में अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। एक प्रश्न, पहले प्रश्न में ही आपके 10 खंड हैं। आई मीन मतलब 10 जो है मतलब रोमन शैली में लिखा है 1 2 3, तो ये इस प्रकार से 10 लिखा रहेगा। एक मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत ही है, रोमन शैली में 10 पूरा। तो ये उपखंड इसका एक प्रकार से बात किया, 10 क्वेश्चन आपको जो है ओवरऑल करने होंगे जो है खंड आ से, और 10 ही दिए होते, मतलब जितने खंड आ में प्रश्न दिए हैं सबको करना है। और प्रत्येक प्रश्न की अगर बात की जाए तो उत्तर जो है आपको लगभग 50 शब्दों में लिखना है। तो प्रत्येक प्रश्न को आपको 50 शब्द देने होंगे। ठीक, और अच्छे तरीके से आपको समझाना पड़ेगा, मतलब जो प्रश्न में पूछा गया है उसको 50 शब्दों में आप बता दें, ये कहने का आशय है। ठीक, अब आइए प्रश्नों पर देख लेते हैं हम। प्रश्न आपके सामने है क्या कि शांति पर्व में भीष्म के दंड व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो भीष्म के दंड व्यवस्था का वर्णन एक प्रकार से ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया प्रश्न है, जो कि हमने आपके सामने रखा। तो यह प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, आपकी सीरीज वगैरह जो भी होगी उसमें यह प्रश्न जरूर दिया होगा, चूँकि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है एग्जाम से आ सकता है, परराष्ट्र संबंध में जो मनु है उन मतलब मनु का क्या तात्पर्य है? परराष्ट्र संबंध के बारे में जो मनु स्मृति है उसमें मनु ने क्या बताया है, उसके मतलब परराष्ट्र संबंध के बारे में उन्होंने उनसे क्या तात्पर्य है, मतलब मनु ने क्या बताया है इसके बारे में। ठीक, स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो मनु के अनुसार उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत दी है। मनुस्मृति जो है उनके जो द्वारा लिखी गई है। मनुस्मृति में सप्तांग भी बताए गए हैं। अब सप्तांग कभी कभी एग्जाम से सप्तांग भी पूछ लिया आता है, जैसे कि सप्तांग में आपका स्वामी हो गया पहला, उसके बाद में अमात्य होता था, उसके बाद में जनपद, दुर्ग, फिर उसके बाद में कोष, दंड और मित्र। ये 5 जो है 7 जो है अंग बताए जाते थे राज्य के। तो राज्य के 7 अंग कौन कौन से जब भी आपसे पूछे तो राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत है किसने दिया था? मनुस्मृति में बताया गया है
क्या हमने बताया, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और साथ ही साथ दंड और क्या था हमने, मित्र। हाँ, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और मतलब स्वामी या राजा जिसको बोलते हैं उसी को स्वामी हमने बोला है। तो राजा, अमात्य माने क्या होता है, मंत्री, ठीक है, ये आप बात ध्यान रखेंगे। जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र, ठीक है। तो इतनी चीज़ें होनी चाहिए। और कौटिल्य ने राज्य के एक प्रकार से 6 कार्य भी बताए हैं, यह भी एग्जाम से कभी कभी पूछ ले आता है कि कौटिल्य ने राज्य के कितने कार्य बताए हैं, तो उसको भी आप लोग जान लें। उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है मेरे प्यारे दोस्तों, जो 6 प्रकार के कार्यों को बताया है, वो पहला है जन कल्याण, दूसरा क्या है, क्षेत्र का विचार, तीसरा उन्होंने बताया शांति व्यवस्था को बनाए रखें, और चौथा उन्होंने बताया बाह्य आक्रमण से रक्षा करें, और पांचवा बताया है आर्थिक विकास, और छठवा उनका है वर्णाश्रम के पालन की व्यवस्था। और वर्णाश्रम का मतलब क्या, कि ब्राह्मणोऽस्या मुखामासीदा बाहुराज्यान्याः कृता उरु तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। अर्थात ब्राह्मण मुखमंडल, मतलब मुखमंडल का कार्य क्या है, अध्ययन, अध्यापन, शिक्षण, इन सभी को जो है संचालन करना, अध्यापन करवाना, और सबको जो है ज्ञान रूपी दीपक से संचारित करना, ज्ञान रूपी जो है ज्ञान से मतलब जो है प्रकाशित करना ज्ञान रूपी दीपक से सभी जन कल्याण को, और जनहित हिताय जनहित सुखाय भावना को लेकर के ब्राह्मण होना चाहिए। भुजा, बाहु, राजान्य मतलब जो भुजाएं हैं, क्षत्रिय है वो रक्षा करने हेतु, और इसी प्रकार से उनके कार्य कि हाँ यज्ञ वगैरह करें, ब्राह्मणों की रक्षा करें और सेवा भी करें, सत्कार करें। इसी प्रकार से वैश्य जो कि सबका जो है एक प्रकार से विश्व भरण जो है पोषण, जग सोई ताकर नाम भरत सम होई, इस प्रकार से। तो जो विश्व भरण करने वाला या फिर एक प्रकार से सभी को खाना वगैरह खिलाने का काम वैसे ही करते हैं, बनिया जिसको कहते हैं। तो और उसके बाद में शूद्र, शूद्र का सबसे महत्वपूर्ण भी कार्य माना जा सकता है। और पैर शूद्र है, उदर जो है वो कौन है, वैश्य है, ठीक। तो ये वर्णाश्रम के पालन को बताया है कौटिल्य ने। बड़ी लंबी नीति है, हालांकि अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपको प्रश्न दिखा रहे थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे देखते हैं मेरे भाई। अब किसी दिन मैं चर्चा करूंगा, हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ इन सभी का उत्तर, सबका चाहूँ तो बता दूं अभी, लेकिन यहाँ पर नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आपको प्रश्न बता दूंगा ताकि आप प्रश्न यहाँ पर नोट डाउन कर लें। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न पेपर 1 के होंगे, सभी अति लघुत्तरीय प्रश्न को एक ही वीडियो में मैं दे दूँगा। वही आपका क्या होगा, वही आपका मेरे प्यारे दोस्तों मास्टर वीडियो के नाम से मैं दूँगा। क्या, मास्टर वीडियो। तो ये मास्टर वीडियो जो सीरीज आएगी आपकी महासंग्राम नाम से, महासंग्राम सीरीज मैं चलाऊंगा, एक महासंग्राम सीरीज आएगी आपकी। और महासंग्राम जो सीरीज होगी वो सभी प्रश्नों के अति लघुत्तरीय फॉर्म वाले प्रश्न जो होंगे उनको एक ही वीडियो में देने का प्रयास, ये मेरा जो है महासंग्राम सीरीज का कार्य होगा, ठीक। तो जल्द ही आपके सामने दूंगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत क्यों कहा जाता है। हैं भी भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत, क्योंकि इन्होंने एक प्रकार से राजा राम मोहन राय ने ही आगे जो है आकर के जो है तमाम प्रकार की चीज़ों को, तमाम प्रकार की जो है विचारधाराएँ रही हैं उनको कम किया। और अग्रदूत कहे जाते हैं चूँकि इन्होंने बड़ी चीज़ों पर मतलब एक सती प्रथा का विरोध किया हो, चाहे मूर्ति पूजा का विरोध किया हो, ब्रह्म समाज की स्थापना इनकी रही हो सबसे बड़ी उपलब्धि, और साथ ही साथ जात पात का भी इन्होंने विरोध किया था, नारी स्वतंत्रता एवं शिक्षा पर भी इन्होंने बल दिया था, समर्थन किया था, सत्य प्रथा का विरोध इनका एक प्रकार से सराहनीय कार्य भी रहा है उस समय का। तो राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राजा राम मोहन राय वस्तुतः एक समाज सुधारक ही थे, जिन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण एवं शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही उत्तम कार्य किया है। और साथ ही साथ जो राजा राम मोहन राय जी को भारत की सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक। इसमें दो राय नहीं है, ये एक प्रकार से सत्य कथन है। सामाजिक कुरीतियों के विरोधी रहे हैं, ये एक प्रकार से आप याद समझिए, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं और भी हम बातों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है, चौथा नंबर प्रश्न है, भारतीय उदारवादी चिंतन में गोखले की जो है गोखले जी का क्या योगदान रहा है। तो उदारवादी चिंतन में गोखले की अगर मैं बात करूँ, गोखले के बड़े सारे योगदान, अंग्रेजी शासन के समर्थक थे, भारत और इंग्लैंड के मध्य सहयोग वगैरह करना हुआ, और साथ ही साथ बात की जाए
ब्रिटिश शासन को भारतीयों के लिए वरदान मानना, शासन में भारतीयों को सहयोगी बनाना, ब्रिटिश राजा के प्रति निष्ठा, ये सब तो इनका ब्रिटिश समर्थन से संबंधित जो है बातें रही हैं। और साथ ही साथ गोखले के द्वारा जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर के भी सुझाव दिया गया था। सन 1908 में हाब हाउस कमीशन के सामने गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का भी सुझाव दिया था। इन्होंने कहा कि सत्ता की सबसे निचली इकाई जो होती ग्राम पंचायत को संगठित किया जाए। दूसरा इन्होंने बताया था कि सत्ता के मध्य की इकाई जिला परिषदों को गठित किया जाए। और तीसरा बताया था कि सबसे ऊपर विधान परिषदें हों, उसे अधिक प्रतिनिधि मूलक बनाया जाए। किसको? विधान परिषदों को। और गोखले ने अपने विचारों में ये उदारवादी थी। इन्होंने बड़ी चीज़, जैसे पहली बात अगर उदारवादी की इनकी बात की जाए, उदार नेताओं में इनकी गणना जो की जाती है वह पहली बात है कि ब्रिटिश उदारवाद में गहरी आस्था इनकी रही थी। दूसरी बात आप बता सकते हैं कि ब्रिटिश शासन को वरदान मानते थे ये। तीसरी बात इंग्लैंड और भारत में मजबूत संबंध स्थापित करना हो उसमें। चौथी बात नौकरशाही की आलोचना इन्होंने करी थी खूब जम करके। और पांचवी बात इनकी ये है कि ये भारतीयों की शासन में जो है अधिक सहभागिता प्रदर्शित करते थे। अगली बात अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा भी रही है और राजनीति का आध्यात्मिकरण भी इन्होंने करने का प्रयास किया है। किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। आगे बात करते हैं, अगले हैं आपके अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर माने जाते हैं। और पैगंबर है ये कथन जो है इसकी विवेचना हमको करनी है कि हाँ सही है कि नहीं है, तो बिल्कुल माने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? लोकतंत्र के प्रति मानवेंद्र नाथ राय के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। मानवेंद्र राय व्यक्ति जो हैं एक प्रकार से ये नए थोड़ा सा पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर में ही प्रश्न पूछा गया था, इसलिए हमने इसको उठा लिया। आप अपने सीरीज वगैरह में देखिएगा, इसका उत्तर मिले तो आप लोग इसको लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हालांकि आती लघुत्तरीय में जब मैं करवाऊंगा तो मुझे मिलेंगे इस प्रश्न का उत्तर, तो आपको बता दूंगा। ठीक, हालांकि सिलेबस में शायद मानवेंद्र नाथ राय जी के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं पर जो है इसको दिखाई जरूर पड़ेगा, आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, रानाडे का आर्थिक दर्शन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है रानाडे, ओके, ध्यान रखेंगे। रानाडे जी बड़े इंपॉर्टेंट है। रानाडे के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो उनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, रानाडे के बारे में, ओके। स्वतंत्रता पर उन्होंने अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से दिए। सॉरी, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? समग्र क्रांति। समग्र क्रांति की अवधारणा दीजिए और संक्षिप्त में बताइए, मतलब 50 शब्दों में समग्र क्रांति के बारे में बताना है, ओके। ये एक बढ़िया प्रश्न है समग्र क्रांति के उद्देश्य के बारे में। अगर उसकी उद्देश्य या समग्र क्रांति की अवधारणा अगर आप देखें तो समग्र क्रांति, जैसे कि समग्र क्रांति का तात्पर्य जो होता है कि मनुष्य के जो विचार हैं उनमें क्रांति लाना। तो मनुष्यों के विचारों में क्रांति लाना ही क्या कहलाता है? समग्र क्रांति कहलाता है। और जिसके द्वारा एक प्रकार से किसके द्वारा होता है ये सब, इसका क्या महत्व होता है, या फिर जब हम समग्र क्रांति ला देंगे तो उसका एक प्रकार से क्यों लाई जाती है वह, इसको समझिए। तो लोकतंत्र की समुचित जो है व्यवस्था पर, या फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण वगैरह हुआ, या फिर न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करने को लेकर के हुआ, या जनशक्ति को जागृत करना हुआ, तो ये सब समय क्रांतियाँ लाई जाती है। इसी के साथ साथ स्वयं सेवकों की भूमिका भी बनानी है अगर, तो उसके लिए भी समग्र क्रांति जो है लाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? नेहरू का पंचशील सिद्धांत क्या? ये तो सभी को पता होगा, नेहरू का पंचशील सिद्धांत क्या था? 1954 ईस्वी की बात है जब भारत ने चीन के साथ 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे पंचशील के नाम से जाना आता है। और इस समय नेहरू जी थे 1954 ईस्वी में। इसमें जो है 5 बताएगा। पहला बात तो पंचशील सिद्धांत का यह है, पहली बात कि एक दूसरे की एकता एवं संप्रभुता का सम्मान करेंगे दोनों देश, ठीक, और सभी देश करेंगे, ऐसा नहीं कि हम ही दोनों, ये सभी लोगों के लिए था। दूसरी बात इन्होंने बताई कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक। और तीसरी बात बताई कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। ये तीसरा है, लेकिन आज चाइना देख रहे हैं हर मामले में हस्तक्षेप करना चाह रहा है। चौथी बात बताई थी जो है इन्होंने कि समानता एवं पारस्परिक सहयोग। और पांचवी बात बताई थी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ओके। ये है पंचशील सिद्धांत नेहरू जी का। आगे बढ़ते हैं, अगला है। अगला प्रश्न क्या है? गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। गांधी जी के बड़े सारे सिद्धांत हैं, अब उसके बारे में गांधी जी के बारे में हम समझेंगे तो आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे हम बढ़ते हैं और प्रश्नों के बारे में। और प्रश्न आपके सामने कौन सा आ गया भाई? अब हम बात करें किसके बारे में?
तो अब हम बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। और लघुत्तरीय प्रश्न को आपको कितने शब्दों में करना होगा? सभी प्रश्नों को करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में करना है। यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि जैसे दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, तो इसका अगर मान लेते ये प्रश्न आपको नहीं पता है तो ये वाला कर सकते थे आप। कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत क्या है? स्पष्ट कीजिए। हमने आपको बताया नहीं था कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लगातार ये प्रश्न पूछा आता है सप्तांग सिद्धांत को लेकर के। हमने आपको विस्तार से बता दिया था सप्तांग सिद्धांत अभी, हालांकि और विस्तार से आपको समझाऊंगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्ण व्यवस्था पर मनु के विचार का विश्लेषण कीजिए। तो वर्ण व्यवस्था और सप्तांग सिद्धांत ये तो कन्फर्म है आना हर एक जो है परीक्षा में, अगर पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारक को देखना है तो। अगला प्रश्न क्या है आपका, शुक्र नीति में राजतंत्र की प्रकृति का विवेचन कीजिए। तो अगर ये पता है तो करिए, नहीं दूसरा प्रश्न आप कर सकते हैं इसके स्थान पर और मिलेगा, राजा राम मोहन राय के सामाजिक और राजनीतिक विचारों का क्या करें, विवेचन करें। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप एक बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें मज़ेदार बात ये होती है कि ये प्रश्न अगर नहीं पता है तो एक ऑप्शन है आपके पास कि दूसरा प्रश्न उसके स्थान पर आप कर सकते हैं ये वाला, या ये नहीं पता तो ये कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक, अगला प्रश्न है, इसको या पढ़ने का प्रयास करेंगे। तिलक के आ सकता है एग्जाम से में, तिलक के राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी विचारों का परीक्षण कीजिए। ये बढ़िया प्रश्न है। अगर मान लेते नहीं पता तो दूसरा अथवा करके दिया, इसको करें। विवेकानंद के राष्ट्रवाद एवं विश्व तत्व को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विवेकानंद से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, ये लगातार परीक्षा में दो शायद एक ही बार पूछा गया, ये एक ही बार पूछा गया, हाँ वैसे 2 बार पूछा गया इसी प्रश्न में से जो है आधा आधा करके। ठीक, आगे देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। ये एक प्रश्न में ये पूछा गया था और साथ 2-3 बार, और ये जो है पूछा गया था, ये मतलब इसी के मतलब ये वाला एक ही बार पूछा गया। ये किस सीमा तक वे 19वीं सदी के यूरोपियन उदारवादी विचारों से प्रभावित थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये बात यहाँ पर है। ठीक, ये प्रश्न है। अगर मान लेते नहीं पता तो बड़े सारे लोग लगभग इसको छोड़ना ही चाहेंगे, ये करेंगे बहुत सारे लोग, लेकिन जो जानकार बच्चे होंगे वो ये करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बातें पहले से उनको पता है। क्योंकि ये बातें देखिए यहाँ से ये पता चल गया। अब इसके हिसाब से अगर वो टैलेंटेड है तो बना करके खूब अच्छे तरीके लिख देंगे। प्रश्न के उत्तर बनाने में भी एक प्रकार से मतलब विद्वता होनी चाहिए, उसमें भी बुद्धिमत्ता आपकी कार्य करती है। अगला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह एवं ट्रस्टीशिप संबंधी जो विचार हैं उनकी विवेचना करने को लेकर के प्रश्न पूछा गया, इसको आप लोग एकदम से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित दल विहीन जनतंत्र के विचार का परीक्षण कीजिए। ऐसा प्रश्न एग्जाम से बन सकता है। और ये सारे प्रश्न मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की उपज नहीं, यह बात भी ध्यान रखेंगे। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न है उनको हमने कलेक्ट किया है। ओके, ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं परीक्षा में। अथवा करके क्या है, अगला प्रश्न देखें। नेहरू मानवतावादी थे, प्रमुख तर्कों के साथ स्पष्ट कीजिए कि हाँ नेहरू मानवतावादी थे। और डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है तो इसको यह भी बताएं कि यह कथन किसने कहा। इन सभी बातों की पुष्टि यहाँ पर करें। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, सबसे पहले खंड सा यहाँ पर देखेंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको देने हैं। 5 प्रश्न लगभग दिए होंगे, 5 में से केवल 2 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, कितने शब्दों में, 500 शब्दों में लिखना है। आगे देखेंगे, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न आपके सामने, कौटिल्य, क्या प्रश्न है भाई, देखें प्रश्न। कौटिल्य अर्थशास्त्र में वस्तु एवं सेवाकार मतलब TST जिसको आप कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसकी नेचर बताना है। मतलब TST का नेचर आपको बताने के लिए कह रहा है, उस पर एक निबंध लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में वस्तु एवं सेवा कर, तो वस्तु एवं सेवा कर जो TST है उस TST पर जो है उसकी प्रकृति पर एक निबंध लिखने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है, हालांकि ये पहला प्रश्न मतलब पहली बार पूछा गया और एक ही बार प्रश्न पूछा गया है, दोबारा नहीं पूछा गया है, तो इसको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको पढ़ना जरूरी है। अगला प्रश्न क्या है, शुक्र का जो मंडल सिद्धांत है वो क्या है, व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न आपको 2 बार एग्जाम से पूछा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित एक आदर्श राज्य के मुख्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक आदर्श राज्य के मुख्य लक्षणों को लेकर के 2-3 बार लगभग प्रश्न पूछे गए, 17 में और 18 में और शायद 20 में भी प्रश्न आए हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न देखिएगा, और नेहरू का ये भी इम्पोर्टेंट है, नेहरू वाला।
कि कौन सा, ये वाला। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जवाहरलाल नेहरू के योगदान का वर्णन कीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। योगदान का लगभग 2 बार प्रश्न पूछा गया है। अब तृतीय प्रश्न पत्र, तो इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि इसका जो है मैं सेंड कर दूंगा आपके पास, ठीक है। तो आगे देखिए, तृतीय प्रश्न पत्र का आपके नाम क्या है भाई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो अगला जो लेक्चर होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर के अगला लेक्चर होगा आपका, या बात ध्यान रखेंगे, उसमें भी हम बताएंगे किस प्रकार से क्या करना है। तो पेपर 1 संबंधित अगर वीडियो नहीं देखा, उसका थंबनेल इस प्रकार से है, उसको देख लीजिएगा। पेपर 1 का प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत पेपर का नाम है। तो लोक प्रशासन वाला जो है चैनल पर अपलोड हो चुका, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में पेपर 2 का हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। पेपर 3 का जल्दी आपके सामने आ जाएगा, BA थर्ड ईयर वालों का, उसको देख लीजिएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जिसका नाम है, ठीक, पेपर 3 का। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।